हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा। हमने लास्ट टर्न पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इतना फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो है हम v क्रॉस b से निकालते हैं, v के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज b, जो कि हम राइट हैंड स्क्रू रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि अगर थीटा जो है वो 0 है या 180 है तब जो है फोर्स ये 0 हो जाता है। यानी कि अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो फोर्स 0 हो जाता है, तो उस केस में जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम इसके इन दोनों को छोड़ के बाकी केस स्टडी करेंगे। बाकी केस मतलब या तो थीटा जो है 90 डिग्री है या 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल है। तो हम दो केस लेंगे, ये एक 90 वाला और एक किसी और एंगल पे। तो पहला है हमारा इफ v इज परपेंडिकुलर टू p। अगर वेलोसिटी जो है वो b के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो मोशन की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसमें जो है चार्ज का मोशन कैसा होगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे चार्ज q है और उसकी वेलोसिटी कैसी है, v। इसको हम ले लेते हैं x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है और ये जो है y डायरेक्शन है। तो अगर स्टार्टिंग में ये वेलोसिटी यहाँ पर v x डायरेक्शन में है वेलोसिटी ये, तो अगर हम फोर्स निकालें किससे, इस रूल से कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो v क्रॉस b, v तो x डायरेक्शन में है और b कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड। तो v क्रॉस b करेंगे तो f के डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि अलोंग द y डायरेक्शन, v के परपेंडिकुलर। ये जो f होता है ये v के परपेंडिकुलर भी होता है एंड दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि y भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये इस पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या ये फोर्स कोई वर्क करेगा। हमने 11th क्लास में वर्क के बारे में पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 है देन वर्क डन इज 0, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो थीटा 90 का क्या मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल या फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल अगर 90 है तो इसमें वही केस बन रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है और फोर्स कैसे है, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कोई नहीं होगा, वर्क डन कोई नहीं होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो है सिर्फ इसकी जो मैग्नीट्यूड है v, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको ऐसे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा अपनी डायरेक्शन में, यानी कि क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। और चार्ज का पाथ क्या होगा, जो चार्ज मूव करेगा उसका पाथ ऐसे होगा, हेलिकल पाथ, सॉरी सर्कुलर पाथ। ये जो है सर्कल में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो इसका जो पाथ है दैट पाथ विल बी सर्कुलर। तो मेन चीज क्या है कि अगर चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है पी के तो उसका कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा। अब इस सर्किल का रेडियस क्या होगा और सर्किल को डिस्क्राइब करने में कितना टाइम लगेगा वो सब हम निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? इसमें ये जो Fm फोर्स लग रहा है, Fm फोर्स कितना लग रहा है, अब निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन द चार्ज Fm दैट इज इक्वल टू QVB sin 90, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम सिर्फ, तो Fm तो इतना लग रहा है। और हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r, जिसमें कि m मास है, v स्पीड है और r उसका रेडियस है। अब इस केस में ये जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या हम लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मिलेगा इससे हमको? दिस इम्प्लाइज दैट QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r, या इसको हम सॉल्व करें, वी विल गेट r इज इक्वल टू mv अपॉन QP। इससे हम निकाल सकते हैं कि जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस पाथ की रेडियस कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। और हम देख रहे हैं कि रेडियस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर हम उतने ही उसी पार्टिकल को डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा सर्किल वो डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सर्किल मूव करने में, यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल मूव करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट इज 2πr। जितनी रेडियस ऑफ द सर्किल है उसके हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, अपॉन v उसकी स्पीड है, दैट विल बी इक्वल टू 2π अपॉन v, और r की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, दैट इज mv अपॉन qb, और वी गेट t इज इक्वल टू 2πm अपॉन qb। इसका मतलब t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, ये v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हमने एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल लिया है, हम उसको कितनी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बड़ा सर्किल बनाएगा, वो वेलोसिटी कम होगी छोटा सर्किल बनाएगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है उतना ही रहेगा अगर उसका चार्ज, अगर वही पार्टिकल है, यानी कि चार्ज वही है, मास वही है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की ऑपोजिट, दैट इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। और फ्रीक्वेंसी पता है तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, वी विल गेट QB अपॉन m, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम इसके चार चीजें निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। बाकी जो तीन चीजें हैं वो जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। कितनी ही वेलोसिटी हो उनकी वैल्यू सेम रहेगी अगर उसका मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। नेक्स्ट केस करते हैं हम, इफ द वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग b। पहले हमने लिया था कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b, नाउ वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग b। ये हमने ली है x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है b वो किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में। ठीक है, जो चार्ज है वो प्लस q है, इधर लिया है हमने चार्ज, और ये कैसे मूव कर रहा है? इसकी जो वेलोसिटी है किसी एंगल पे है, ये जो है x y या z डायरेक्शन में नहीं है, किसी और एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करते हैं, ये वेलोसिटी v है, इसके कंपोनेंट करते हैं। कैसे कंपोनेंट्स करते हैं? एक तो फील्ड के अलोंग, b के अलोंग, और दूसरा करते हैं b के परपेंडिकुलर। तो ये जो v पैरेलल है दैट इज अलोंग b, और v परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर टू b। ये दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं हमने। तो अब क्या है, ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये तो b के पैरेलल है, तो इसको फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है, तो इसको तो मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा। ये कंपोनेंट इतना का इतना ही रहेगा। और ये जो कंपोनेंट है v, ये b के परपेंडिकुलर है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज b। और ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगा? इसको
सर्किल में घुमाने की कोशिश करेगा। यानी कि दो वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हो गए हैं, v परपेंडिकुलर जो है, इसकी वजह से इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और ये जो v पैरेलल है, ये क्या करेगा फिर, ये इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग बी के अलोंग मूव करेगा। यानी कि ये सर्कल भी बनेगा और साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। कैसे मूव करेगा ये ऐसे जाएगा, सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा। इस तरह से जो है ये ऐसे आगे की तरफ मूव करता रहेगा। और इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, हेलिकल पाथ या हेलिकल मोशन। तो इस केस में जब कंपोनेंट जो है v का एक कंपोनेंट b के अलोंग है, तब जो है इस केस में कैसा मोशन होगा, हेलिकल मोशन। the particle will move in a helical path। अब ये जो इसके सर्कल्स बन रहे हैं और साथ में आगे भी मूव कर रहा है, तो जो सर्कल्स की जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ये जो रेडियस बन रही है, रेडियस ऑफ द हेलिक्स। और ये जो दो सर्कल्स बन रही हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। कि एक हेलिक्स में मूव करेगा जिसकी रेडियस और पिच हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस और पिच निकालते हैं। पहला क्या है, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन 90 की वैल्यू 0 है एंड दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम कह सकते हैं क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर। एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। और इससे हमें मिल जाएगी कि रेडियस जो होगी हेलिक्स की वो कितनी होगी, एम वी अपॉन क्यू बी। ये जो हेलिक्स बनेगा इसकी रेडियस जो है वो इतनी होगी। रेडियस के अलावा हमको क्या निकालना है, इसका पिच भी निकालना है। तो पिच निकालने के लिए हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। एक सर्किल में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा ये, 2 पाई अपॉन वी परपेंडिकुलर इंटू आर की वैल्यू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक सर्किल को डिस्क्राइब करने में इतना टाइम लगेगा। और इतने टाइम में ये पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से, ये जो अलोंग बी वेलोसिटी है, इसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा। तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पिच होगा यानी कि डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लगा है एक सर्किल में, इतना लगा है। वेलोसिटी कितनी है, v पैरेलल। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि v पैरेलल को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v पैरेलल अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड था, इसको हमने सिंपली v पैरेलल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में जो इसका पाथ है वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। और हेलिकल पाथ की रेडियस हम निकाल सकते हैं, वो रेडियस इतनी होगी। और पिच कितना होगा, पिच जो है वो इतना होगा। नेक्स्ट केस हम लेते हैं, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड्स हैं साथ साथ। तब इस केस में क्या होगा, इसमें हम एक पर्टिकुलर केस लेंगे जिसमें ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, क्रॉस्ड फील्ड्स होंगी, क्रॉस्ड ई एंड बी। क्रॉस्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा केस ले रहे हैं और इसकी जो है इंपॉर्टेंस भी है एक। तो कैसे लिया है हमने, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, वाई डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E इंटू जे कैप। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो हमने ली है जेड डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे B इंटू के कैप। के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में V इंटू आई कैप।
आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकालते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, या हम लिख सकते हैं Q E J कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने, इसका चार्ज प्लस Q है, तो जो E की डायरेक्शन है ये इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन Y के अलॉन्ग। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। ये V है X के अलॉन्ग और ये B है Z के अलॉन्ग। इसका फोर्स क्या होगा? Q V क्रॉस B। ये हम निकालते हैं Q V क्रॉस B, इससे निकालते हैं। और V क्रॉस B करेंगे तो क्या डायरेक्शन आएगी हमारे पास? ये आएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि Z एक्सिस जो Y एक्सिस है उसका नेगेटिव Y एक्सिस, नेगेटिव Y एक्सिस में इसकी डायरेक्शन आएगी। किसकी? फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। V की जगह क्या लिखेंगे? वी आई कैप, B की जगह बी के कैप, और हमको पता है कि I क्रॉस K दैट इज इक्वल टू माइनस J। 11th क्लास में पढ़ा था हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट में। तो कितना फोर्स आ गया? माइनस क्यू वी बी जे कैप। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्लस J और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो माइनस J, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, ऐसे वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो हम दोनों को मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट फोर्स हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? क्यू ई माइनस क्यू वी बी जे कैप। या अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस क्यू ई और माइनस जे कैप। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, जो नेट फोर्स होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, जो नेट फोर्स होगा। ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तब तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? अगर हमारे ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, डायरेक्शन तो इनकी ऑपोजिट है, अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, यानी कि एफ ई का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, या हम कह सकते हैं क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तब क्या होगा? V इज इक्वल टू E अपॉन B, ये होगा, एंड नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसी डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ पड़ेगा, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। ये कंडीशन V इज इक्वल, अगर हम जो है E और B को ऐसे सेट कर दें कि E और B का रेशियो जो है वो V के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो है पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक्स में ही आगे बढ़ता रहेगा अनडिफ्लेक्टेड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। क्यों बोलते हैं इसको वेलोसिटी सेलेक्टर? This condition can be used to select charge particles of a particular velocity out of a beam containing charges moving with different speeds irrespective of their charge and mass। अगर हमारे पास एक बीम है पार्टिकल्स की, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं डिफरेंट स्पीड्स के, उनके मास भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं, चार्ज भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी चार्ज है कुछ भी मास है, सब उनकी स्पीड्स डिफरेंट है, और ये हम क्या ले रहे हैं? द क्रॉस्ड ई एंड बी फील्ड्स। ये जो क्रॉस्ड ई और बी फील्ड है, क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर, ई बी और बी तीनों परपेंडिकुलर है, ये फील्ड्स क्या कर रही हैं? ये सर्व कर रही हैं एज वेलोसिटी सेलेक्टर। कब सर्व कर रही हैं? अगर उनकी वैल्यू जो है इससे मैच हो रही है। तो ये जो वी वाले पार्टिकल्स हैं, ओनली पार्टिकल्स विद स्पीड ई अपॉन बी, इनमें से जितने भी पार्टिकल्स ई अपॉन बी स्पीड वाले हैं
वो क्या होंगे, दे विल पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस्ड फील्ड्स। ये जो है अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जो बाकी पार्टिकल्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जिनकी स्पीड जो है E/B से कम या ज्यादा है, वो या तो लोअर डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में वो जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। This method was employed by Sir J.J. Thomson in 1897 to measure the charge to mass ratio of an electron. जब J.J. थॉमसन सर ने ये जो E/M निकाला था इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक चार्ज ये बोलते हैं इसको, तब यही मेथड यूज किया था, क्योंकि उनको पार्टिकल्स चाहिए थे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के, तो उसके लिए यही मेथड यूज किया था। ये मेथड हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जब हमें किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए, तो वहां पर हम यही प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला। और क्या है इसमें, हम क्रॉस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि E/B का रेशियो किसके इक्वल है, जिस वेलोसिटी के हमको पार्टिकल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम E और B का रेशियो सेट कर लेते हैं, तो हम उस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को बीम में से अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4.11, in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. Magnetic field given है 6.5 Gauss. It means 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 meter per second. Normal to the field. It means theta is 90 degree. Explain why the path of the electron is a circle. सर्कल क्यों होगा, अभी हमने दो केसेस पढ़े थे। V is perpendicular to B. V जो है B के परपेंडिकुलर है, therefore the path of electron will be a circle. क्योंकि V जो है परपेंडिकुलर है B के, और हमने पढ़ा था इस केस में जो है जो फोर्स लगता है वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करता है। दूसरा पार्ट क्या है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस निकालनी है हमको ऑर्बिट की। रेडियस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला निकाला था हमने mv/qb। m कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। v की वैल्यू दैट इज 4.8 इंटू 10 टू पावर 6। q चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19, एंड वैल्यू ऑफ b दैट इज 6.5 into 10 to the power minus 4. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 4.2 into 10 to the power minus 2 मीटर, या हम लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। So the radius of the path will be 4.2 सेंटीमीटर। Next है, in exercise 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit। जो हमने ये क्वेश्चन अभी किया था, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, QB/2πm। या हम लिखेंगे Q दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। B की वैल्यू 6.5 गॉस है, तो 6.5 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर 6, और यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, या हम इसको लिख सकते हैं 18 मेगा हर्ट्ज। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ये आंसर जो हमने ये निकाला है Q फ्रीक्वेंसी, क्या ये स्पीड पर डिपेंड कर रहा है? तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में Q है, B है, M है, और ये कांस्टेंट है। ये स्पीड जो है हमने यूज ही नहीं की है इसमें, तो क्या लिखेंगे, नो द आंसर डज नॉट डिपेंड्स। द आंसर दैट इज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है। हमने पहले भी जब डिराइव किए थे तो हमने पढ़ा था कि R जो है वो V पर डिपेंड करता है, और जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये जो है V पर डिपेंड नहीं करती है। तो आज के लिए इतना ही।
तो जो कुछ हमने आज पढ़ा है समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके हमने दो केस लिए हैं। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट कोई भी नहीं है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि उसका एक कंपोनेंट बी के अलोंग भी है, तब सर्किल के साथ साथ वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि हेलिकल पाथ में मूव करेगा। और हमने केस पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब पार्टिकल मूव कर रहा है उन दोनों फील्ड्स में, कंबाइंड फील्ड्स में। और कैसी फील्ड्स हैं? क्रॉस फील्ड्स हैं। तो अगर वो वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मींस E अपॉन बी इज इक्वल टू वी, उसकी स्पीड E अपॉन बी के इक्वल होगी, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो भी ज़्यादा होगा उसके डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।